Good morning students. I hope you all are doing great. I am Monica Ehlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं क्लास 12 साइकोलॉजी का सेकंड चैप्टर विच इज़ सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। हमारी फ्रॉइड की साइकोडायनामिक अप्रोच कंप्लीट हो चुकी है एंड उसके बाद हमने पोस्ट साइको एनालिटिक अप्रोचेस के भी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। आज बारी है ये देखने की कि क्या क्रिटिसिज्म हुए साइकोडायनामिक अप्रोच के एंड जो पोस्ट एनालिटिक अप्रोचेस आई उनके, ठीक है। एंड देन उसके बाद हम अपना टॉपिक बिहेवियरल अप्रोच भी आज करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्रिटिसिज्म ऑफ साइको एनालिटिकल अप्रोचेस और थ्योरीज। क्रिटिसिज्म ऑफ psychoanalytic theories। अब इसमें साइकोएनालिटिक थ्योरीज़ के क्रिटिसिज्म में हमें यहाँ फ्रॉइड की साइकोएनालिटिक थ्योरी के बारे में भी बताना है एंड साथ के साथ जो पोस्ट साइकोएनालिटिक थ्योरीज़ आई हैं, अप्रोचेस पढ़ी हैं हमने, उसका भी हमें क्रिटिसिज्म यहाँ देना है। ओके, सो सबसे पहले तो क्या कि ये जो स्टडीज़ थी ये पर्टिकुलर केस स्टडीज़ के आधार पे बेस्ड थी, तो इसलिए इसमें जो साइंटिफिक रिसर्च होती है लाइक कि डेटा कलेक्ट करना एंड देन उसको एनालाइज करना, उस चीज़ की कमी थी, ठीक है। सो बेस्ड ऑन फ्यू केस स्टडीज़, पहला क्या हो गया, बेस्ड ऑन दे, और यू कैन राइट कि दीज साइकोएनालिटिक थ्योरीज वर बेस्ड ऑन केस स्टडीज़, ठीक है। केस स्टडीज़ मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंसान के केस को स्टडी करना, दो के स्टडी करना, मतलब लार्ज लेवल पे जो हम डेटा इकट्ठा करते हैं वो यहाँ एब्सेंट था, ठीक है। कुछ ही पर्टिकुलर केसेस को इन्होंने स्टडी किया था। सो इट वाज बेस्ड ऑन केस स्टडीज़ एंड लैक्ड रिग्रेस साइंटिफिक बेसिस एंड प्रोसीजर्स, लैक्ड रिग्रेस rigorous scientific basis and procedures, ठीक है। साइंटिफिक प्रोसीजर्स एंड बेसिस में वही चीज़ आती है कि कोई भी हम साइंटिफिक रिसर्च कैसे कैरी आउट करते हैं, हम उसके हाइपोथेसिस बनाते हैं, हम डेटा कलेक्ट करते हैं, हम ये देखते हैं कि हम इसमें कौन सा स्केल इस्तेमाल करने वाले हैं, क्या सब, मतलब पूरा प्रोसीजर जो भी होता है साइंटिफिक रिसर्च का, उस तरीके से यहाँ पे रिसर्चेज नहीं हुई थी। केस स्टडीज़ के आधार पर इन्होंने कंक्लूजन्स निकाले थे, तो ये इसकी एक कमी थी, ठीक है। और क्या कमी थी, अगेन जैसे केस स्टडीज़ के आधार पे थे तो इसका मतलब ऑफ कोर्स कि उनका जो सैम्पल साइज़ है, यानी कि पॉपुलेशन में से जो सैम्पल साइज़ उन्होंने पिक किया है वो बहुत कम था, छोटा था, ठीक है। इसलिए भी जो जनरलाइजेशन उन्होंने बना दी उन छोटे सैम्पल्स के बेसिस पे भी, तो वो उतनी ज़्यादा मतलब वाइड स्कोपिक नहीं मानी जानी चाहिए थी जितनी कि मान ली गई, ठीक है। तो ये एक उनका क्रिटिसिज्म था, ठीक। जब अगर कि पॉपुलेशन किसी एरिया की थाउजेंड्स में है, ठीक है, एंड आप पिक कर रहे हो उसमें से 25 लोग 30 लोग एंड फिर आप जनरलाइज कर दो कि पूरे के पूरे 1000 जो लोग हैं वो इस टाइप से होंगे, ठीक, तो ये एक कमी को दर्शाता है, ओके। ये उनका क्रिटिसिज्म हुआ था कि सैम्पल साइज़ बहुत छोटा था, लेकिन फिर भी उस सैम्पल साइज़ के आधार पे इन्होंने कंक्लूजन्स जो थे वो पूरे जनरलाइज कर दिए थे। ओके, सो वी कैन राइट डाउन, यूज सैम्पल स्मॉल एंड एटिपिकल इंडिविजुअल्स एज सैम्पल्स, यूज्ड स्मॉल एंड एटिपिकल इंडिविजुअल्स as samples और क्या किया, उसको जनरलाइजेशन कर दिया, ठीक है, फॉर मेकिंग जनरलाइजेशन। ठीक है, तो ये बात सही नहीं थी। और क्या हुआ
इनके जो कंसेप्ट्स थे वो भी प्रॉपरली डिफाइंड नहीं थे, ठीक है। पर्टिकुलर इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल जो हैं चीज़ें वेरी करते हुए नज़र आ रही थी, एंड सब्जेक्टिव तो था ही ऑफ कोर्स, बट स्टिल जो एक कंसेप्ट होता है पर्टिकुलर किसी चीज़ में वो अच्छे से निकल के नहीं आ रहा था इनकी थ्योरीज़ में, ठीक है। एंड इस वजह से ही क्या हुआ कि इनकी जो टेस्टिंग है, जैसे हम कोई भी अगर साइंटिफिक एक रिसर्च बनाते हैं तो उस रिसर्च की फाइंडिंग्स को हम टेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो उस टेस्टिंग की भी फिर पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो रिड्यूस हो गई, ठीक है, क्योंकि इनका जो कंसेप्ट था वो पर्टिकुलरली कोई कंक्रीट कंसेप्ट नहीं था कि ये चीज़ ऐसे 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 ही होंगी। जब आपका कंसेप्ट ही पर्टिकुलर नहीं है तो उससे जो फाइंडिंग्स आएंगी आप उसको किस आधार पे टेस्ट करोगे, है ना। क्या उसमें टेस्ट ही क्या करोगे जब वो स्टडी आपको कुछ पर्टिकुलर चीज़ नहीं बता रही, कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट नहीं बता रही है, तो आप किस कंसेप्ट को टेस्ट करोगे, ठीक। तो ये सबसे बड़ी एक फ्लॉ था कि ये जो इनकी थ्योरीज थी ये टेस्टिफाई नहीं हो पा रही थी साइंटिफिकली, ठीक है। सो कंसेप्ट्स वर नॉट प्रॉपरली डिफाइंड, concepts were not properly defined and therefore could not be tested scientifically, and therefore could not be tested scientifically, ठीक है। साइंटिफिकली इनकी टेस्टिंग पॉसिबल नहीं हो पाई। अब सबसे बड़ी जो क्रिटिसिज्म थी इनकी वो क्या थी कि जैसे फ्रॉयड की बात करें हम, तो फ्रॉयड की जो हमने 5 स्टेजेस थ्योरी पढ़ी है उसमें भी उन्होंने जो भी एग्जांपल्स दिए हैं, जो भी स्टेज कंसिडर किया है वो मेनली कंसिडर की है मेल्स की, ठीक है। फीमेल्स को उन्होंने इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है, इतना ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं दिया है अपनी स्टडी में, ठीक है। हमने थोड़ा सा कारेन हॉर्ने के बारे में जब पढ़ा था तब ये चीज़ हमने तब भी पढ़ी थी कि शी वॉज द वन हु एक्चुअली स्टडीड अबाउट साइकोलॉजी फ्रॉम फीमेल पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। यहाँ पे लेकिन बाकी के जो साइकोलॉजिस्ट थे एंड स्पेशली फ्रॉयड जो थे उन्होंने फीमेल का पॉइंट ऑफ व्यू जो है अपनी स्टडी में इंक्लूड नहीं किया था, जिसकी उन्होंने मेल के ही कंक्लूजन्स निकाले थे स्टडी के, एंड उन फाइंडिंग्स को उन्होंने लाइक जनरलाइज करने की कोशिश की थी। तो इस वजह से ये जो है एक फ्लॉ बन गया, ठीक। सो फ्रॉयड यूज्ड मेल्स एज द प्रोटोटाइप ऑफ ऑल ह्यूमन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ठीक है। मतलब पूरे ह्यूमैनिटी को जो रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने सिर्फ एक मेल को उठा लिया था, मतलब मेल की कैटेगरी को उठा लिया था, फीमेल्स जो हैं उसमें निगलेक्ट हो गई थी, एंड उसी से उन्होंने जो है ह्यूमन डेवलपमेंट को डिफ़ाइन कर दिया था कि ऐसे ऐसे होती है। तो जो फीमेल प्रोसीजर्स हैं या फीमेल की साइकोलॉजी है उसको बिल्कुल भी नहीं कंसिडर किया गया था। सो फ्रॉयड यूज्ड मेल्स as the prototype of all human personality development, ठीक है। He overlooked female experiences and perspectives. He overlooked female experiences and perspectives. उन्होंने फीमेल के पूरे जो भी एक्सपीरियंसेस थे, उनकी जो नज़रिया था उसको बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया था, ठीक है। सो दीज आर फ्यू ऑफ द क्रिटिसिजम्स एज पर योर सिलेबस, एंड यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। आप इसको नोट्स ले सकते हैं, देन फिर हम करेंगे बिहेवियरल अप्रोच। Okay, I think it might be done.
ओके, सो अब हम शुरू करेंगे बिहेवियरल अप्रोच। ओके, अब बिहेवियरल अप्रोच आपने 11th क्लास में भी इसके कुछ एग्जाम्पल्स एंड स्टडीज़ पढ़ी होंगी। बिहेवियरिस्ट जो थे उनका क्या मानना था कि कोई भी इंसान है, ठीक है, उसका जो एनवायरनमेंट होता है उसमें स्टिमुलाई प्रेजेंट होते हैं एंड उन स्टिमुलाई के जवाब में हम कुछ रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है, रिस्पॉन्स देते हैं टू सम स्टिमुलाई, ठीक है। तो एक कनेक्शन होता है स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स का, ठीक। ये रिस्पॉन्स जो है ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी इनके लिए, बिहेवियरिस्ट लोगों के लिए। इनका पूरा फोकस रिस्पॉन्स पे ही था, ठीक है। एंड इन्होंने बोला कि ये जो रिस्पॉन्स होता है यही एक बेसिक यूनिट होती है किसी की भी पर्सनैलिटी की। एंड जैसे जैसे रिस्पॉन्स के जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसमें जब चेंज आते रहते हैं, यानी कि जैसे कोई नया स्टिमुलाई आया तो उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है, ये जब इंसान सीख जाता है तो वो चीज़ डेवलपमेंट कहलाती है, ठीक है। सो कैसे हम किसी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं वो होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक। ये बिहेवियरिस्ट थ्योरी का पूरा एक बेस था कि मतलब क्राइटेरिया था कि इन्होंने रिस्पॉन्स को स्टडी किया कि किसी भी स्टिमुलाई का क्या रिस्पॉन्स होगा, उस चीज़ को इन्होंने स्टडी किया। ये मेन पॉइंट था इनकी स्टडी का। सो वी कैन नाउ राइट डाउन कि इन्होंने किसको स्ट्रक्चरल यूनिट कंसिडर किया, रिस्पॉन्स को, ठीक है। दे कंसिडर्ड बिहेवियरिस्ट्स considered response as the structural unit of personality, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड क्या है, रिस्पॉन्स, ठीक है। जैसे ही बिहेवियरिस्ट आएंगे पिक्चर में, बिहेवियरल अप्रोच आएगी पिक्चर में, आपके दिमाग में सबसे पहले वर्ड आना चाहिए रिस्पॉन्स। एंड रिस्पॉन्स किसके प्रति होता है, रिस्पॉन्स किसी भी स्टिमुलाई के प्रति होता है, राइट। तो ये रिस्पॉन्स की उन्होंने बात की। अब डेवलपमेंट कैसे होगी कि इन ऑर्डर टू, अब किसी की पर्सनैलिटी को मतलब अगर हमें समझना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि वो किसी भी सिचुएशन में, किसी भी स्टिमुलाई में, किसी भी एनवायरनमेंट में कैसे रिस्पॉन्ड करता है, राइट। सो वी कैन राइट डाउन, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड पर्सनैलिटी, इन्होंने ही बोला था, ये जो भी बिहेवियरल अप्रोच वाले आपके थ्योरिस्ट आए थे, वन शुड स्टडी एन इंडिविजुअल इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट, ठीक है। टू द एनवायरनमेंट, आपको किसी की पर्सनैलिटी को स्टडी करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कैसे रिस्पॉन्ड देता है, ठीक है, क्या रिस्पॉन्स रहता है उसका। तो फिर ये जो रिस्पॉन्स हुआ, ठीक है, ये क्या हुआ, एक प्रकार का ऑब्जर्वेबल बिहेवियर हुआ, है ना। ऐसा बिहेवियर जो कि कोई ऑब्जर्व करके पता लगा सकता है, ठीक। सो दिस इज ऑल्सो, response is also an observable behavior, okay। ये एक और बात आई निकल के, इन्होंने जो बोला कि response is an observable behavior, ठीक है। तो जब भी आप बिहेवियर
अप्रोच की बात करेंगे तो आपको ये दोनों वर्ड इंटरचेंजेबली देखने को मिलेंगे। कहीं तो आप पढ़ेंगे कि जो बिहेवियरल अप्रोच थी इट टॉक्स अबाउट रिस्पॉन्स, ठीक है। कहीं आप पढ़ेंगे कि बिहेवियरल अप्रोच टॉक्स अबाउट ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ठीक है। ये कहीं कहीं आपको MCQs में इस तरीके से आपके क्वेश्चंस कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, जहाँ पे हो सकता है आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन रिस्पॉन्स का हो तो वो करेक्ट होगा। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि 4 ऑप्शंस हो उसमें रिस्पॉन्स ही ना हो लेकिन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर लिखा हो, तो दैट टाइम दिस इज करेक्ट, ठीक है। सो दीज आर द वन एंड सेम थिंग कि जो हमारा रिस्पॉन्स होता है वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है, यानी कि ऐसा बिहेवियर जिसको कोई ऑब्जर्व कर सकता है, देख के पता लगा सकता है, राइट। अब अगर मेरे सामने कोई सिचुएशन है, राइट, अगर यहाँ पे सपोज मैं पढ़ा रही हूँ और मेरे सामने कुछ खाने के लिए रखा है, स्वीट्स रखी हैं, तो अब उसके प्रति मेरा क्या रिस्पॉन्स रहेगा कि आई विल इग्नोर दैट, ठीक है, मैं उसको नहीं खाऊंगी। तो ये आपको ऑब्जर्व करने से पता चल जाएगा कि ओके मैं पढ़ा रही हूँ तो मैंने स्वीट्स को इग्नोर किया जो मेरे सामने रखी हुई थी एंड आई फोकस्ड देयर, ठीक। तो ये आपको कैसे पता चला, ये मेरा रिस्पॉन्स टुवर्ड स्वीट्स कैसे पता चला, बाय ऑब्जर्विंग, ओके। तो इस तरीके से जो हम किसी की पर्सनैलिटी को स्टडी करते हैं अंडर बिहेवियरल अप्रोच, वो स्टडी करते हैं बाय ऑब्जर्विंग देयर बिहेवियर एंड दैट ऑब्जर्वेबल बिहेवियर इज नथिंग बट देयर रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई और टू द एनवायरनमेंट, ओके। आई होप ये इतना क्लियर हो चुका है आपको। अब क्या बारी आती है कि ये जो रिस्पॉन्स है, अब सपोज करो ये रिस्पॉन्स तो हमें पता चल गया, ठीक है, कि ऐसे है। अब किसी सिचुएशन में अगर आपको ये है कि अब मुझे इस पर्टिकुलर रिस्पॉन्स को बढ़ावा देना है, ठीक है, इंक्रीज़ करवाना है, इसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करानी है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे रीइंफोर्समेंट, यानी कि हम किसी भी बिहेवियर को बढ़ावा देने के लिए हम उस इंसान को कुछ रिवॉर्ड दे सकते हैं, कुछ या फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कर सकते हैं, उसको एवर्सिव स्टिमुलाई के बारे में बता सकते हैं जिससे कि वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की तरह काम करें एंड उसका जो बिहेवियर हमें इंक्रीज़ कराना है वो इंक्रीज़ हो जाए, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट जो इसमें बिहेवियरल अप्रोच में आता है रिस्पॉन्स के बाद में, वो है रीइंफोर्समेंट का, ठीक है, रीइंफोर्समेंट, ठीक। तो बेसिकली जो बिहेवियर थ्योरीज थे उन्होंने क्या स्टडी किया, उन्होंने स्टडी किया, दे फोकस्ड ऑन एक तो रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलाई के कनेक्शन को, स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स के कनेक्शन को, कि किस स्टिमुलाई के प्रति हम क्या रिस्पॉन्स देते हैं, ठीक है, इसको इन्होंने स्टडी किया एंड दे स्टडीड देयर रीइंफोर्समेंट एंड रीइंफोर्समेंट किस लिए, टू इंक्रीज अ पर्टिकुलर बिहेवियर, टू इंक्रीज अ पर्टिकुलर बिहेवियर, ठीक है। तो ये जो बात थी वो बेसिकली सारे बिहेवियरल अप्रोच में थी कि आपको उनके स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स का कनेक्शन समझना है पहले तो, ठीक, एंड जब वो समझ आ जाए तब आपको रीइंफोर्समेंट लेके आना है अगर कोई पर्टिकुलर बिहेवियर आपको इंक्रीज़ कराना है तो। जैसे स्कूल में बच्चे होते हैं, अगर कोई बच्चा अच्छा पढ़ के आता है किसी दिन और मतलब मार्क्स अच्छे आते हैं, मैम उसको रिवॉर्ड देती हैं, ठीक है, उसको कुछ प्राइज़ मिलेगा या उसको गुड, वेरी गुड स्टार मार्क मिलेगा, है ना। एंड तो इससे क्या होता है कि बच्चे को उस बिहेवियर को रीइंफोर्स किया जाता है कि वो फिर से अच्छे से और पढ़े एंड देन अगेन एग्जाम्स में वो अच्छे मार्क्स लेके आए, ठीक है। तो इस तरीके से रीइंफोर्समेंट होता है। अब इन रीइंफोर्समेंट के अब और एक आधा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। जैसे ये रिस्पॉन्स, अच्छा रिस्पॉन्स एक ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, और रिस्पॉन्स के बारे में और क्या बोला बिहेवियरल अप्रोच वाले साइकोलॉजिस्ट ने कि ये एक प्रकार की हमारी बिहेवियर है जो हम एमिट आउट करते हैं इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई आवर नीड,
ठीक है, कि हमारी कुछ सोशल एंड बायोलॉजिकल नीड्स होती हैं। ओके, तो उन नीड्स को पूरा करने के लिए हम रिस्पॉन्ड करते हैं। ओके, तो वो जो रिस्पॉन्स होता है उसके पीछे का जो फोर्स है दैट इज़ आवर नीड्स। ठीक है, कितनी हमारी स्ट्रॉन्ग कोई सोशल नीड या कोई बायोलॉजिकल नीड है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हम कोई भी बिहेवियर अपना एग्जिबिट करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि वो ड्रिवन है बाई आवर रिक्वायरमेंट ऑफ फुलफिलिंग आवर नीड्स, तो अब उसको बढ़ावा देना है या उसको रिड्यूस करना है, उसके लिए क्या काम आएगा हमारा रीइंफोर्समेंट। ठीक है, तो ऐसे केसेस में जो है रीइंफोर्समेंट की फिर ज़रूरत पड़ती है। स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स कनेक्शन जो होता है इट इज़ सिंपली बेस्ड ऑन फुलफिलिंग सोशल एंड बायोलॉजिकल नीड्स, लेकिन रीइंफोर्समेंट जो होता है उस चीज़ को एक तरीके से मैनेज करता है। ठीक है, जो हमारा बिहेवियर होता है वो ऑर्गेनाइज किस प्रकार से होता है, रीइंफोर्समेंट के प्रकार से होता है। ठीक है, अगर सपोज करो कि कोई ऐसा बच्चा है जिसको कि बिल्कुल कुछ भी लर्निंग नहीं हुई है, जिसको कुछ सिखाया नहीं गया कि कैसे किस सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है, कभी उसको रिवॉर्ड्स नहीं मिले, कभी उसको किसी टाइप की कोई पनिशमेंट नहीं मिली, कुछ नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, जैसे उसके मन में जो आएगा, जो उसको सही लगेगा वो वैसे करता जाएगा, है ना। एंड इट कैन बी हार्मफुल टू दैट चाइल्ड इटसेल्फ एंड टू द पीपल अराउंड, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर उसके बिहेवियर को मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, उसको अच्छे से रहना सहना सिखाना है, तो रीइंफोर्समेंट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, रीइंफोर्समेंट के साथ साथ कभी कभी पनिशमेंट की भी ज़रूरत पड़ती है। रीइंफोर्समेंट बेसिकली होता है टू इंक्रीज अ पर्टिकुलर बिहेवियर एंड पनिशमेंट होती है टू डिक्रीज अ पर्टिकुलर बिहेवियर। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल हम क्या लिख सकते हैं, एग्जाम्पल्स आपने पढ़े ही होंगे 11th क्लास में। डिफरेंट तरीके से जो है इन चीज़ों को अचीव किया जाता है, ये स्टडी किया जाता है स्टिमुलाई रिस्पॉन्स कनेक्शन को एंड रीइंफोर्समेंट को। एंड इसी के हमने कुछ थ्योरीज जो है 11th क्लास में भी पढ़े थे एंड उनके एग्जाम्पल्स क्या थे। क्लासिकल कंडीशनिंग पढ़ी थी हमने। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में है नहीं अभी आपकी बुक में, सो हम भी सिर्फ नाम ही लिखेंगे। ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग की थी दी थी आइवन पैवलोव ने। ठीक, एंड देन क्या थी ऑपरेंट कंडीशनिंग। ऑपरेंट या इसको इंस्ट्रूमेंटल भी बोलते हैं। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। कंडीशनिंग इज लर्निंग ओनली। ठीक है, इट वॉज गिवन बाई B.F. स्किनर। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ी थी या फिर आपने पढ़ी होगी, मैंने तो पढ़ाया नहीं अभी तक। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ठीक है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग किसने दी थी, अल्बर्ट बंडूरा ने। ओके, अब आपको याद होगा, अगर आपने पढ़ा होगा तो क्लासिकल कंडीशनिंग में दैट डॉग वाला एग्जाम्पल था। ठीक है, जब फूड वाला जो कार्ट आता है एंड उसको कंडीशन कर दिया जाता है बेल के साथ, देन नहीं सॉरी, बेल को कंडीशन कर दिया जाता है विद द फूड। देन ऑपरेंट कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग ये B.F. स्किनर ने दी थी। ठीक है, एंड देन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। ओके, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में भी मेनली क्या आता है आपका कि जैसे हम सोसाइटी में ऑब्जर्व करके जब सीखते हैं, जिस इसमें एक एग्जांपल जैसे मॉडलिंग का हम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर होता है ना कि कोई एक एग्जांपल सोसाइटी में अगर आपको दिखता है कि जिसने कुछ अचीव किया है, या आपके अकॉर्डिंग अगर वो जिस लाइन को आप चूज़ करना चाह रहे हैं उसमें वो हैंड उन्होंने कैसे कुछ करके क्या करके अचीव किया, तो यू लर्न फ्रॉम दैट पर्सन। ठीक है, तो दैट इज़ मॉडलिंग। तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में मॉडलिंग का आ जाता है। ठीक है, ओके, सो इसमें ये हो गया है
ज़्यादा डिटेल में है नहीं आपके में। अच्छा, इसमें और क्या था, मॉडलिंग का एग्जांपल दे सकते हैं, और ये सेल्फ रेगुलेशन में भी काम आता है, एंड इसमें थॉट प्रोसेस भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सेल्फ रेगुलेशन में भी काम आती है ये, एंड दिस इन्वॉल्व्स थॉट प्रोसेस ऑल्सो। ठीक है, अब एक चीज़ मैं यहाँ पे जो आपको थोड़ा सा याद दिला दूँ, हमने रिस्पॉन्स को तो ये स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स कनेक्शन को तो क्या बोला था, इट इज़ फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ दिस बिहेवियर, दिस रिस्पॉन्स इज कैरिड आउट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ बायोलॉजिकल एंड सोशल नीड्स। सो रिस्पॉन्स इज कैरिड आउट, यू कैन से एमिटेड फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, अ बिहेवियर एमिटेड, this is a behavior emitted to satisfy the needs। ठीक है, नीड्स वही सोशल बायोलॉजिकल नीड्स आप लिख सकते हैं। एंड रीइंफोर्समेंट किस लिए होता है, टू ऑर्गेनाइज द बिहेवियर। ठीक है, ये जो रिस्पॉन्स है इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए रीइंफोर्समेंट होता है। ठीक है, टू ऑर्गेनाइज बिहेवियर। ओके, सो यहाँ पे ये आपका टॉपिक होता है कंप्लीट। नेक्स्ट हमारा कल्चरल अप्रोच है, वो हम करेंगे। एंड इसमें हमने मेन यही पढ़ा है कि रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ा है कि किसी भी पर्सनैलिटी, ये जो थ्योरीज थे इनका मानना था कि किसी भी पर्सनैलिटी का सबसे छोटा स्ट्रक्चर जो होता है इट इज़ रिस्पॉन्स। एंड रिस्पॉन्स क्या होता है, किसी भी स्टिमुलाई का आंसर जो होता है इट इज़ रिस्पॉन्स। ठीक है, हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, तो स्टिमुलाई एंड रिस्पॉन्स के कनेक्शन को समझना बहुत ज़रूरी था इन लोगों के लिए। हर किसी ने अपने अपने तरीके से समझा, किसी ने क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू समझा, किसी ने ऑपरेंट कंडीशनिंग के थ्रू समझा। ठीक है, एंड देन किसी ने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के थ्रू समझा। ओके, एंड ये जो रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलाई का कनेक्शन होता है ये बेसिकली होता है ड्यू टू आवर सोशल एंड बायोलॉजिकल नीड्स। एंड जब वो हमारा ये जो बिहेवियर आता है रिस्पॉन्स, उसको अगर हमें मैनेज करना हो, उसको अगर ऑर्गेनाइज करना हो, तो हमें रीइंफोर्समेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। ठीक है, सो जो भी की पॉइंट्स थे वो मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए हैं। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इफ़ yes, please like the video, share it and subscribe to the channel if you are new. I see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.